मनुष्य देवता की आराधिका। एडविना माउंटबेटन। द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो चुका था। इंग्लैंड के माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम वायसराय बनकर भी आए थे, ने शत्रु का सामना करने के लिए रणक्षेत्र का मोर्चा संभाला और शत्रु सेना को पीछे धकेलने लगे। महायुद्ध में शक्ति की धुरी बने देशों को भी कमजोर नहीं कहा जा सकता था। इन अर्थों में माउंटबेटन के पीछे हर क्षण मौत खड़ी रहती थी और वे उससे साक्षात करने के साथ साथ उससे लोहा भी ले रहे थे। ऐसी स्थिति में किसी पत्नी का, जबकि उसका पति मौत से जूझ रहा हो, तो निश्चित हो किसी कार्य में लगे रहना प्रायः सहज संभव नहीं है। परंतु लुई माउंटबेटन की धर्मपत्नी एडविना इन विषम क्षणों में भी गृह क्षेत्र में मोर्चा संभाले रहीं। गृह क्षेत्र अर्थात निजी परिवार नहीं, पूरा राष्ट्ररूपी परिवार। माउंटबेटन ने देश की रक्षा के लिए सीमा पर मोर्चा संभाला था, तो उनकी धर्मपत्नी ने अंतर्बल बनाए रहने के हेतु देश की अंदरूनी समस्याओं से जूझने के लिए मोर्चा संभाला। वे जनसामान्य का मनोबल बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रयासों के साथ साथ घायल सैनिकों की चिकित्सा के लिए भी काम कर रही थीं। चिकित्सा के लिए एम्बुलेंस की उपयुक्त व्यवस्था तथा नर्सिंग कार्यकर्ताओं को संगठित करने में उन्होंने अद्वितीय योग्यता का परिचय दिया और उसमें उल्लेखनीय सफलता भी अर्जित कर दिखाई थी। महायुद्ध अपने पूरे उफान पर था। इंग्लैंड के ऊपर दिन रात गोलाबारी हो रही थी। एक क्षण को भी न रुकने वाली निरंतर की गोलाबारी चल रही थी और सैकड़ों नागरिक रोज मरते चले जा रहे थे। घायलों की संख्या तो उनसे कहीं अधिक थी। लेडी माउंटबेटन ने ऐसे लोगों की सेवा शुश्रूषा में अपने आप को खपा दिया। उधर माउंटबेटन अपनी और अपने परिवार की चिंता छोड़कर सीमा पर जूझ रहे थे, तो इधर लेडी माउंटबेटन देश के भीतर देशवासियों की सेवा में लगी रही थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की पूर्वी कमान के सुप्रीम कमांडर के पद पर रहते हुए शत्रु से जूझने में अपने रण कौशल का परिचय दिया और लेडी माउंटबेटन ने आंतरिक व्यवस्था को संभालने में उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार पारिवारिक और व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को सामाजिक सुख शांति के लिए बलिदान कर देने वाली लेडी माउंटबेटन ने वैसा ही साहस उस समय भी प्रदर्शित किया था जब उन्होंने पति के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को चुना। लॉर्ड माउंटबेटन को भी कम साहस नहीं करना पड़ा था एडविना को जीवन साथी के रूप में चुनने का निर्णय करते समय। एडविना थी सामान्य परिवार की सदस्य और लुई माउंटबेटन राज परिवार से संबद्ध थे। दोनों की पारिवारिक स्थिति में तो कहीं साम्य नहीं था, पर आंतरिक दृष्टि से दोनों ही एक दूसरे से समानता रखते थे। दोनों का उद्देश्य और जीवन लक्ष्य था समाज सेवा व दोनों ही लक्ष्य के प्रति अंतर्निष्ठा से समर्पित थे। लुई माउंटबेटन जानते थे कि एडविना से विवाह करने पर एक तूफान सा उठ खड़ा होगा जिसका जन्म घर परिवार या बाहर समाज में हर स्थान से हो सकता है। वे कृत संकल्प तो थे कि उस तूफान से अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्य पूर्ति के प्रयासों में कहीं भी अवरोध खड़ा नहीं होने देंगे, परंतु मनुष्य के हाथ में केवल प्रयत्न ही तो है। फल पक्ष में हो या विपक्ष में इसका पूर्वानुमान भविष्य में झांकने जैसा ही होता है। और भविष्य के गर्भ में झांककर आज तक कौन देख पाया है कि वहाँ क्या होना लिखा है। इसी आशंका के कारण लुई ने हृदय मिलन के ही किन्हीं क्षणों में अपनी प्रेयसी से कहा था, एडविना, यदि मैं विवाह करूंगा तो केवल तुम्हारे साथ। इतना ही नहीं, मेरा विवाह तुम्हारे साथ ही होगा, अन्यथा जीवन भर तुम्हारी मूर्ति को प्राणों में संजोए आगे बढ़ने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मैं जानता और विश्वास करता हूं कि हम दोनों मिलकर एकाकी प्रयत्नों की अपेक्षा दसियों गुना अधिक काम कर सकते हैं। सच भी है, यूं एक और एक दो होते हैं, परंतु सजीव प्राण एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं। लेकिन जब लोकमंगल के लिए 2 उत्साही प्राण मिलकर इकट्ठे होते हैं तो एक और एक के बीच में सभी स्थानों पर अव्यक्त शून्य भी व्यक्त हो जाता है और उनकी शक्ति शतगुनी हो जाती है। दोनों के प्रेम और प्रणय बंधन में कई अड़चनें थीं। लुई के माता पिता एडविना एशले को अपनी कुलवधू के रूप में स्वीकार करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि अपनी वंश परंपरा के अनुरूप किसी ऊंचे खानदान में ही विवाह किया जाना चाहिए, परंतु लुई वंश परंपरा और अंधानुकरण की अपेक्षा जीवन साथी के चुनाव में प्रगतिशीलता और गुण, कर्म, स्वभाव में सामंजस्य के अनुयायी थे। उनकी धारणा थी कि उन सब परंपराओं को तोड़कर सुयोग्य तथा गुणवान नारी को ही अपने जीवन साथी के रूप में वरण करना चाहिए,
ताकि पत्नी भी जीवन लक्ष्य की पूर्ति में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। एडविना एशले में उन सब विशेषताओं के साथ लक्ष्य सामंजस्य की एक और अतिरिक्त विशिष्टता थी। घर वाले विरोध करते रहे, रिश्तेदार छींटाकशी करने से बाज नहीं आए, परंतु इस सब की चिंता किए बिना लुई ने अपना ब्याह सन 1922 में वेस्टमिनिस्टर चर्च में एडविना एशले से कर लिया और वे एडविना एशले से एडविना माउंटबेटन हो गईं। उन दिनों ऐसे विवाहों की आलोचना उसी प्रकार होती थी जैसे कि भारत में अंतर्जातीय विवाह की होती रही है। लोग समझते थे कि लॉर्ड माउंटबेटन वासना में अंधे हो गए हैं और एडविना ने एक पुरुष की कमजोरी से फायदा उठाकर बड़ी चतुराई से अपने भविष्य को संवार लिया है। वस्तुतः चतुराई तो थी, परंतु एडविना ने न तो वासना के ज्वार से लाभ उठाने में वह दिखाई थी और न लुई ने कामांध होकर यह कदम उठाया था। वरन दोनों ने इस स्तर का चातुर्यपूर्ण व्यवहार किया था जिससे कि वे अपने वरेण्य पाथेय पर सुगमतापूर्वक आगे बढ़ सकें। यही कारण है कि नव दंपत्ति अन्य दंपतियों की तरह प्रणयलीलाओं में ही नहीं डूब गए, वरन विवाह के तुरंत बाद ही वे सजगतापूर्वक अपने पाथेय की ओर बढ़ चले। विवाह के कुछ समय बाद ही लुई माउंटबेटन को माल्टा जाने का आदेश मिला। एडविना माउंटबेटन भी अपने पति के साथ माल्टा गईं और उनके कार्यों में बराबर हाथ बटाने लगीं। जब द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हुआ और लुई मोर्चे पर चले गए तो इन पृष्ठों की प्रारंभिक पंक्तियों में उल्लिखित प्रकार से एडविना भी देश सेवा में जुट गईं। लुई को जब एशिया के पूर्वी कमान का सुप्रीम कमांडर बनाकर भेजा गया तो प्रश्न उठा कि उनके जाने से स्थान रिक्त हुआ है, उसका उत्तरादायित्व किस योग्य व्यक्ति को सौंपा जाए। ये पद देश की आंतरिक सुरक्षा से बड़ा संबंध रखता था और इस पद पर साहसी और शौर्यवान व्यक्ति ही भली भांति काम कर सकता था। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल आदमी की योग्यता को पहचानने में बड़ी सूक्ष्म दृष्टि के स्वामी थे। उन्होंने उन सभी जिम्मेदारियों को निभाने में एडविना को ही सर्वथा योग्य समझा और एडविना को उस पद पर नियुक्त कर दिया गया। हर समय जर्मन वायुसेना के जहाज इंग्लैंड पर बमबारी कर रहे थे, जिससे देश की संचार व्यवस्था, बिजली और पानी की लाइनें कट जाती थीं। फलतः उद्योग धंधे और सामान्य जनजीवन में अस्त व्यस्तता तो आ ही जाती, किसी अन्य स्थान से सहायता मंगाना भी दुश्वार हो जाता था। ऐसी परिस्थितियों में एडविना ने कुशल प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया। बमबारी के भय से आतंकित सामान्य लोग अपने अपने घरों में छुपे बैठे रहते थे और चारों ओर सड़कें सुनसान रहती थीं। 24 घंटे सन्नाटा रहता था। कभी कभी दुश्मन के जहाज तेज आवाज करते हुए ऊपर से गुजर जाते और एक उसी का कोलाहल रहता। ऐसा वातावरण कितना भयानक होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। सन्नाटा और तेज आवाज, फिर सन्नाटा। इस खौफनाक वातावरण में भी एडविना निकलती और अपने प्राणों की परवाह किए बिना लोगों के पास पहुंचती। स्थान स्थान पर घूमते हुए उन्होंने मलबे के नीचे से कई लाशों को निकाला, घायलों और रोगियों को अस्पताल पहुंचाया तथा भयत्रस्त जनता में उत्साह के, आशा के प्राण फूंके। जिस क्षेत्र में वे कार्य करती रहीं उस क्षेत्र में उनकी प्रशासनिक क्षमता और सेवा भावना के कारण शत्रु की योजना पर पानी फिर गया। हिटलर का विचार ये था कि बिजली और संचार व्यवस्था को तोड़कर शीघ्र ही ब्रिटेन के घुटने टिका दिए जाएं। परंतु लेडी माउंटबेटन ने संचार व्यवस्था को पुनः जोड़कर शत्रुओं को निराश कर दिया। न केवल ब्रिटेन वरन फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड ने भी यही रास्ता अपनाया। वहां भी ऐसे मनस्वी, देशभक्त और साहसी व्यक्तियों को इकट्ठा किया गया और ये सेवा कार्य चलाया गया। देश पर आए विपत्तियों के बादलों में एडविना ने न अपने स्वास्थ्य की चिंता की और न अपने सुखों की। युद्धकाल में वे कई स्थानों पर दौरा करते हुए पहुंची और लोगों से संपर्क स्थापित कर उनका मनोबल ऊंचा उठाया। सन 1945 में 4 माह तक उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया की यात्रा की और वहां के अस्पतालों तथा मेडिकल इंस्टीट्यूटों को देखा व उनके लिए कई उपयोगी सुझाव दिए। जापानी हमलों से बर्मा और सिंगापुर मुक्त हुए तो इन देशों की स्थिति बड़ी ही कारुणिक हो गई थी। युद्ध की विभीषिका ने उनका सुख चैन तो क्या उनकी शक्ति सामर्थ्य भी छीन ली थी। वहां की संचार व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई थी, आवागमन और यातायात भी अस्त व्यस्त हो चुके थे और लोगों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। लेडी माउंटबेटन से ये सब नहीं देखा गया और उन्होंने युद्ध पीड़ितों के लिए एक सेवा संगठन तैयार किया।
विश्व के उदार और मानवीय अंतःकरण से संपन्न व्यक्तियों से संपर्क साधा तथा उनसे सहयोग मांगा। थोड़ी ही समय में मानवता की पुकार सुनकर सहृदय व्यक्तियों ने अपने भंडार खोल दिए। इस संगठन के प्रयासों से अत्यल्प समय में ही सिंगापुर और मलाया का कायाकल्प हो गया। इसी प्रकार एक और युद्ध पीड़ित देश श्याम में ऑस्ट्रेलियन कार्यकर्ता काम रहे थे। वे गए तो थे सेवा करने, पर वहां के निवासियों सहित उनकी भी सहायता की। वे लंदन के एक अस्पताल में वहां का निरीक्षण कर रही थी तो उन्हें एक बार श्याम देश के 3 सैनिक मिले। एडविना तो उन्हें नहीं पहचान सकी, पर उन तीनों सैनिकों ने उन्हें पहचान लिया और इस प्रकार उनका स्वागत किया जिस प्रकार की कोई भाई अपनी बहन का करता है। यह उनकी सेवा से उपकृत व्यक्तियों की कृतज्ञता ही थी, कारण कि श्याम देश में उन सैनिकों को एडविना की सेवा शुश्रूषा का लाभ मिला था। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ। इससे पूर्व लुई माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बनकर आए थे। हमारे देश को स्वतंत्रता उनके शासनकाल में ही मिली। भारत के प्रति लेडी माउंटबेटन का दृष्टिकोण बड़ा ही उदारतापूर्ण था। वे भारत की स्वतंत्रता को न्याय और औचित्यपूर्ण मानती थी तथा स्वयं उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी इस न्यायिक अधिकार को दिलाने के लिए प्रयत्न किए थे। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़के। इन दंगों के समाचार सुनकर एडविना का हृदय बड़ा दुखी हुआ। यही नहीं, उन्होंने उन स्थानों का भी दौरा किया जहां पर की दंगे हुए। लड़ाई झगड़ों को शांत कराने के लिए वे दोनों पक्षों के बीच भीड़ में घुस जाती और लोगों को शांत करती। पति के उच्च पद का जरा भी ख्याल न करते हुए उन्होंने सामान्य कार्यकर्ताओं की भांति दंगा पीड़ित क्षेत्रों की पुनर्व्यवस्था में योग दिया। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ वापस चले जाने के बाद भी वे कई बार भारत आईं और इस देश की स्थिरता तथा प्रगति के लिए योगदान देती रहीं।